तो पार्ट 6 देखते हैं। हम लोग 125 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और पार्ट 6 में 125 से आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 126 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो आप मान लीजिए कि अधिकतम अंक जो है, जो टोटल आपका अंक है, वो मान लीजिए 100 यूनिट है या 100x, कुछ भी मान सकते हैं। 100 यूनिट है तो ए इसमें कितना ला रहा है? ए ला रहा है 60%। 100 का 60%, 60 यूनिट। और बी कितना ला रहा है? 100 का 30%, मतलब 30 यूनिट। आपको बोला जाए इनके प्राप्तांकों का योग, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 90 यूनिट। और 90 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? प्राप्तांकों का योग 783 है, 783। तो क्या पूछा गया है? परीक्षा में पूर्णांक कितना है? 100 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। कितना हो जाएगा? 783 बट्टे 90 गुना 100। एक जीरो यहाँ से गया, 9 8 72, 9 7 63। यानी टोटल जो नंबर है वो कितना है? 870, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? देखिए, 1 से 70 तक का कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? अब हम 1 से 9 तक का बात पहले करते हैं। 1 से 9 तक में कौन ऐसी संख्या होगी जिसके वर्ग के अंत में एक आता होगा? देखिए, एक तो 1 है, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आएगा। 2 का कीजिएगा तो क्या आएगा? 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इसके अंत में देखिए 1 आ रहा है। फिर 10 का कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 11 का कीजिएगा कितना होगा? 121। तो कुल मिला के आप देखिए कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 हो या 9 हो, तो उसके वर्ग के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो वर्ग के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 से 70 तक में क्या आएगा? देखिए, 1 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, 19 आएगा, फिर 21 आएगा, 39 आएगा, सॉरी 29 आएगा पहले। फिर कितना आ जाएगा? 31, 39, 41, 49। फिर आपका आ जाएगा 51, 59, 61, 69। 70 तक ही बोला जा रहा है, तो 69 के आगे जाइएगा तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 संख्या ऐसा है जिसका वर्ग कीजिएगा तो उसके अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 14 संख्या कितने में है? 14 संख्या है 70 में। तो 100 में वैल्यू क्या होगा? प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो आप कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 बार में। यानी 1 से 70 तक में 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। अगला क्वेश्चन देखिए। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू मोना से 10% अधिक निवेश कर रहा है। सोनू और मोना है, और सोनू मोना से 10%। 10% का आपको पता है फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/10। तो किससे? सोनू मोना से। मोना अगर 10 कर रही होगी तो सोनू उससे 1 अधिक किया, 11 किया। तो इनका रेशियो क्या आ गया निवेश का? 11:10। और मोना ने रघु से 10% कम किया। मोना रघु से 10% कम। किससे? रघु से। तो रघु अगर 10 कर रहा होगा तो मोना उससे 1 कम यानी 9 कर रही होगी। मोना यहाँ 10 है और यहाँ 9 है। इस दोनों को क्या कीजिए? बराबर कीजिए। तो यहाँ भी 9 से गुना और यहाँ भी 9 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 99। यहाँ ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90। और ये भी कितना हो गया? 90। तो सोनू, मोना और रघु का जो फाइनल रेशियो आ गया 99:90:90। 99:90:90, ये आ गया आपका सोनू, मोना और रघु का रेशियो। अच्छा, यहाँ गलती कर दिए यार।
यहाँ 9 से नहीं, यहाँ 10 से गुना होगा ना। यहाँ किससे गुना होगा? 10 से गुना होगा। क्यों? क्योंकि मोना में यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं, रेशियो में है, तो इस यहाँ भी 10 से गुना होगा। यहाँ अगर मोना को 9 से गुना कर रहे हैं, रेशियो में है, तो यहाँ भी 9 से गुना होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। तो रघु का जो फाइनल वैल्यू होगा, ये कितना होगा? 100 होगा। तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया सोनू, मोना और रघु का। बोला जा रहा है तीनों मिलकर कुल निवेश 5780 किया। यहाँ तीनों मिलकर कितना निवेश किया है? 99 प्लस 90, तो कितना हो गया? 189। 189 प्लस 100, यानी 289 का यहाँ निवेश किया है। और 289 यूनिट किसके बराबर है? क्वेश्चन में कितना बोला गया? तीनों मिलकर 5780 रुपीज का निवेश किया है। तो एक यूनिट का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा? 20 रुपये आएगा। ठीक है। तो रघु ने कितना निवेश किया? रघु कितना किया है? 100 यूनिट किया है। तो 100 यूनिट का अगर आप वैल्यू निकाले यहाँ से, तो 20 गुना 100 कितना हो जाएगा? 2000 रुपये का निवेश किया है रघु। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि रघु का निवेश कितना है? 2000। अगर रघु की जगह मोना का पूछा जाता तो 90 यूनिट का वैल्यू निकालते, और ये कौन है? सोनू का पूछा जाता तो 99 यूनिट का वैल्यू निकालते, आंसर आ जाता। लेकिन पूछा गया रघु का, तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 100 यूनिट, यानी 2000 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की दो किस्तें मिलती है। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की दो किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। बॉल बियरिंग की कितनी किस्त मिल रही है? दो किस्त मिल रही है। और दूसरी किस्त पहली किस्त से क्या है? दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी और दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बियरिंग खराब थे। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो कितनी बॉल बियरिंग थी? टोटल पूछा जा रहा है। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि दो किस्त मिला है, एक पहला किस्त मान लीजिए और ये सेकंड किस्त मान लीजिए। दो किस्त में बोला जा रहा है कि दो किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगुनी है। दूसरी क्या है? दुगुनी है। तो पहली अगर एक होगी तो दूसरी क्या होगी? दो होगी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको 100 मान रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? 200 होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो 100 और 200 पे वैल्यू निकालना आसान होगा। ठीक है। कुछ भी मान के आप बना सकते हैं, बस आपका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। रेशियो 1:2 का ही होना चाहिए। आंसर सेम है अगर कुछ भी मानिएगा तो। पहली किस्त में 1% बॉल, तो देखिए 100 का अगर 1% आप निकालिएगा तो कितना होगा? एक ही होगा। और दूसरी किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब थी? 4.5%। तो 200 का 4.5, 45 दूना 90, यानी 9। दोनों मिलाकर टोटल मिलाकर कितना है? टोटल मिलाकर यहाँ 10 बॉल बियरिंग, 10 यूनिट बॉल बियरिंग खराब है। और क्वेश्चन में कितना खराब दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 100 खराब था, तो 10 यूनिट का वैल्यू 100। तो टोटल बॉल बियरिंग की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। टोटल बॉल बियरिंग कितनी थी? अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पहली किस्त में, टोटल नहीं पूछा जा रहा है, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी? पहली किस्त का बॉल बियरिंग आप कितना माने हैं? 100। तो आपको बेसिकली 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकालना है। तो 100 यूनिट का वैल्यू, 10 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 10। तो 100 यूनिट का वैल्यू 10 गुना 100, यानी 1000। तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी टोटल? 1000। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि एक परीक्षा है, उसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का एक नंबर है। तो 150 प्रश्न का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 150 नंबर होगा। और दिया गया है मिनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% का जवाब दिया तथा कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, देखिए इसको प्राप्त कितना करना है? 60%। टोटल का अगर आप 60% निकालिए तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो टोटल कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अब 150 क्वेश्चन है, तो प्रथम 75 क्वेश्चन जो है, उसके बाद फिर 75 क्वेश्चन होगा। तो पहला 75 क्वेश्चन में कितने परसेंट का जवाब दिया है? 80% का जवाब दिया है।
तो 75 का 80% अगर आप निकालिएगा तो 75 गुना में क्या हो जाएगा, 4/5। और ये काटिएगा 15, 15 चौके 60। यानी प्रथम 75 क्वेश्चन में वो कितना क्वेश्चन का सही आंसर की है, 60 क्वेश्चन का सही आंसर की है। तो अब आपको कितना क्वेश्चन उसको चाहिए सही आंसर करने के लिए, सॉरी, अब उसको कितना क्वेश्चन चाहिए। तो अब अगर वो 30 क्वेश्चन का और जवाब दे दे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 90 क्वेश्चन हो जाएगा। और 90 क्वेश्चन पे उसको कितना परसेंट आएगा, 60% आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर करना है। तो शेष प्रश्न 75, 75 में से कितना परसेंट उसको सही आंसर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ मान लीजिए कि x% का सही आंसर करना पड़ेगा। तो 75 का x%, x/100 इक्वल टू कितना है, 30 है। तो यहाँ से 15×5 = 75 हो गया और 15×2 = 30 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये 5 से काटिएगा तो 20 चला जाएगा। तो 20×2 = 40। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40%। तो शेष बचे क्वेश्चन में 40% क्वेश्चन का उसको सही उत्तर करना पड़ेगा ताकि उसको 60% नंबर मिले। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% मतलब आपको पता है 1/5। और 25% का पता है 1/4। यानी 5 से कितना वृद्धि हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। फिर दूसरे वर्ष 4 से कितना हो गया, 5। तो टोटल कितना था, 20। हो कितना गया, 30। आपको बोला गया कि जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। तो ये पहले का जनसंख्या दिया हुआ है और ये वृद्धि होने के बाद का जनसंख्या दिया हुआ है। तो पहले कितना, 8500 है। तो यहाँ पहले कितना है, 20 यूनिट है। ये रेशियो में है सारा चीज। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 20 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 8500 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 8500/20 और गुना में क्या हो जाएगा, 30। यहाँ से कीजिएगा तो ये चला जाएगा, 2 चौके 8, 2×2 = 4, 425। और 425 गुना 3 कीजिएगा तो 5×3 = 15, 2×3 = 6, 1 7, और 4×3 = 12, 12,750 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अगला 132 नंबर। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाती है। प्रति वर्ष प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाती है यदि संपत्ति की वर्तमान मूल्य इतना है। 10% का मतलब 1/10। यानी 10 था तो कम होके कितना हो गया, 9। ये पहला साल का है। फिर दूसरा साल का क्या होगा, फिर दूसरा साल 10% कम होके क्या हो जाएगा, 9। तो संपत्ति था कितना, 100। तो अब कितना बचा, 81। ये पहले का है, ये बाद का आपका वैल्यू है। आपको बोला जा रहा है कि यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है, 81,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। वर्तमान मूल्य मतलब अभी का मूल्य आपको दिया हुआ है। 81 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 81,000। 81,000। तो 2 वर्ष पहले 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 81 यूनिट का वैल्यू 81,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 81, और गुना में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से काटिएगा, ये हो जाएगा 1,000, 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में, 2003 से 2006 का बात हो रहा है, यानी 3 साल का बात हो रहा है, और प्रतिवर्ष 10% का वृद्धि हो रहा है। 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब कि अगर 10 था तो बढ़ के कितना हो रहा है, उसमें 1 बढ़ जा रहा है तो होगा कितना, 11। तो 10 से कितना हो गया, 11 पहला साल। दूसरा साल भी 10% बढ़ा, 10 से 11, और तीसरा साल भी 10% बढ़ा, 10 से 11। तो टोटल 1000 से बढ़ के कितना हो गया, 1331 हो गया। 1000 से बढ़ के 1331 हो गया।
आपसे बोला जा रहा है कि यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, यानी वर्ष 2003, तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? 2000 बच्चों के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 1331 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 गुना 1331, यानी 2662, 2662। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, 2662 आपका आंसर होगा। देखिए देखिए, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है। अब देखिए, पहला साल भी 10 से 11 हो गया, दूसरा साल भी 10 से 11, तीसरा साल भी, यानी 1000 बच्चा होना चाहिए था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? 1331। कितने साल में? 3 साल में। तो 2003 में कितना था? 1000 था। 2006 में कितना हो गया? 1331 यूनिट हो गया। 2003 में क्वेश्चन में दिया हुआ 2000, यहाँ आपको कितना आया? 1000 यूनिट आया। 1000 यूनिट का वैल्यू 2000, 1331 का वैल्यू 2662 बच्चा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 134 नंबर का सवाल है, और इस सवाल में बोला जा रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 5% का वैल्यू 1/20, पहला वर्ष वृद्धि हुआ यानी 20 से कहाँ चला गया? 21। दूसरा वर्ष 5% कमी हुई, 20 से कहाँ गया? 19। ये 400, और 21 गुना 19 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 399। ठीक है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में 798 हो, दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ कितना है? 399। तो 399 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? 7980। तो 400 यूनिट का वैल्यू का पूछा जा रहा है। 7980 डिवाइडेड बाय 399 इंटू 400। देखिए, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, आपको बस एक चीज समझना होगा कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग करते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना करते हैं। ये जो लिखते हैं ना आप, इसके जगह आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि क्या बोले आपको, कि जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उससे भाग करते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना होता है उससे गुना करते हैं। तो ये जो 7980 रुपीज, सॉरी 7980 वैल्यू दिया हुआ है, किसका दिया हुआ? 399 का। तो जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे भाग करते हैं। किसका वैल्यू दिया हुआ? 399 का। तो 7980 में 399 से भाग करेंगे, और जिसका निकालना रहता है उससे गुना। फटाफट आंसर। बस इतना। ये इतना लिखने का पर्पस ये है कि आप समझ जाइए, लेकिन अगर आप एग्जाम में कीजिएगा तो आपको इतना ये यूनिट सब लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखिए कि जिसका वैल्यू दिया हुआ रहा उससे भाग करेंगे, और जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है, निकालना है, उससे गुणा करेंगे। यहाँ 399 यूनिट कब हुआ जनसंख्या? 2 वर्ष के बाद का जनसंख्या 399 यूनिट है, और 2 वर्ष पहले का 400 यूनिट है। तो आपको बोल रहा है पहले वर्ष के प्रारंभ में, मतलब पहला वर्ष के प्रारंभ में जो आपका 2 साल में बढ़ रहा है ना जनसंख्या, तो 2 साल में बढ़ के 399 हो गया। उससे पहले कितना था? 400 था। तो ये जो 7980 दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया? 399 का। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग, और जिसका निकालना है उससे गुना। डायरेक्ट आंसर। ठीक है। 399 से आप काटिएगा तो ये 2 बार में जाएगा, यानी 20। तो 400 गुना 20 कितना हो गया? 8000। यानी जनसंख्या कितना था? 8000 था। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे। एक राज्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, या कितनी होगी? ठीक है ना। वर्ष 2003 में कितना है? 15 लाख है। ठीक है। तो आप देखिए कि 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/10। तो 10 से कितना हो गया? 11। फिर 10 से कितना होगा? 11, क्योंकि 2 वर्ष का बात हो रहा है, 2003 से 2005। तो टोटल 100 था, यहाँ से कितना हो गया? 121 हो गया। अब आपको क्या बोला गया कि यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, 2003 में जनसंख्या यहाँ कितना? 100 यूनिट। तो किसका वैल्यू 15 लाख, किसका वैल्यू है? 100 यूनिट का। तो हम आपको बोले कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, और जिसका निकालना है उससे क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। आपका आंसर
ये कटा 2 जीरो, 121 गुना 15 करोगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 18 लाख, 18.25 लाख आएगा आपका आंसर। ये आप गुना भाग करके देख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा 18.25 लाख। 18.25 मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसको आप गुना करके अगर देखिए तो 121, 5, 10 और 6, ठीक है ना? 1211000, ठीक है ना? और 605000000518, ये होगा 18.15 लाख होगा, 25 नहीं होगा, 15 होगा। 18,15,000 इनमें से कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। 18,15,000 आप गुना करके देख लीजिएगा, 18,15,000 आंसर आएगा। 136 नंबर का सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष के अंत में 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष के अंत में 8% की घटोतरी हो, मतलब 8% कम हो जा रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में इस, तो यार सेम सवाल है। पहला वर्ष 25% बढ़ रहा है, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से कितना बढ़ गया? 5। दूसरा वर्ष 8% घट गया, 8% का मतलब वैल्यू 2/25, तो 25 से घट के कितना हो गया? 23। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 115। तो आपसे बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में, यदि पहले वर्ष में 25, एक नगर की जनसंख्या है कितनी? है 48,600। 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी? यानी 115 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है और 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग और जिसका पूछा जा रहा है उससे गुना। ये डबल जीरो गया और इसको आप कैलकुलेट करके पता कीजिए आंसर कितना है। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप आंसर कैलकुलेट करके फाइंड कीजिए, ठीक है? 137 नंबर का सवाल देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% था, 5% की दर से बढ़े। यदि प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है? 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? तो वही बात है, 3% को आप कितना लिखिएगा? 3/100। 2.5% को आप कितना लिखिएगा? 25/100 गुना 10। और 5% को कितना लिखिएगा? 1/20। ये कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/40। पहला साल 3/100 होगा, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया? 103 हो गया। दूसरा साल 40 से, क्योंकि सब बढ़ ही रहा है, 40 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और तीसरा साल 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इसको अगर आप गुना भाग जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 4 दूना 8, तो ये तो हो गया 80,000। और इधर आप गुना भाग कीजिएगा 41, 21, 130 को, तो ये हो जाएगा 88,683। ये दो चीज आ गया 88,683। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या यहाँ कितनी है? 8,000। ये पहले वाला होता है और ये बाद का जनसंख्या होता है। तो पहले यानी 3 वर्ष पहले कितना? 80,000। और यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ? 1,60,000। यानी 1,60,000 किसका वैल्यू है? 80,000 का। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग और जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना। इसका वैल्यू निकालना है, तो ये गया 2 बार में। 2 से गुना कीजिएगा तो 6, 6, 3, 7, 7।
ये आपका आ जाएगा 1,77,366, ऑप्शन नंबर सी। एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा? दुकान का मूल्य कितना है? 5 लाख है ना, 5 लाख है। और प्रत्येक वर्ष देखिए, इसको अगर आप रेशियो में तोड़िएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है गलत ही आंसर है। इसको आप समझिए कि दुकान का मूल्य कितना है? 5 लाख। 5 लाख है ना, 5 लाख, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बोला है कि प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आ रही है। प्रत्येक वर्ष 10% की कमी मतलब 90% पे बेच रहे हैं, 90/100, 10% की कमी आ रही है प्रत्येक वर्ष। तो कितना वर्ष? देखिए, अगर हम बोलते यहाँ कि 2 वर्ष, तो आप बोलते कि 90/100 हो गया। 10% का कमी का मतलब क्या होगा? 1/10, 10 का मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? 9। 9/10 में आप बेच रहे हैं, 10% कमी का मतलब यहाँ भी 9/10 ही है। मान लीजिए हम 2 साल बोलते तो आप 2 बार 90/100 करते, लेकिन यहाँ 2 बार 2 वर्ष तो है नहीं। या फिर आप दो, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 2 वर्ष के लिए 90/100 पे पावर कितना? स्क्वायर, क्योंकि 2 बार यही चीज गुना हो रहा है, क्योंकि हर एक साल 10% कम हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये पता नहीं है कि कितना साल कम हुआ है, वही तो आपको टाइम निकालना है। आपको ये पता है कि 90, सॉरी, 10% हमेशा, यानी 10% हमेशा कम हो रहा है हर एक साल, तो 90/100 कम हो रहा है कितना साल? तो ये आप जो यहाँ स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो पता नहीं है, तो इसको क्या मान लीजिए? एक्स। तो इतना 5 लाख के समान 90/100 हो रहा है, 10% कम हो रहा है हर एक साल, यानी कितना साल? ये एक्स हम माने हैं। और कितने वर्ष में इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 364,500, यानी 3,64,500। यही आपसे पूछा गया है कि 5 लाख का जो कोई भी मूल्य है, कोई भी सामान है, वो प्रति वर्ष कितना परसेंट घट जा रहा है? 10% घट जा रहा है। 10% घट जा रहा है मतलब 90% हो जा रहा है। 90% का मतलब 90/100 हो रहा है। तो कितना साल तक घटेगा? अगर 5 साल घटता लगातार 10-10% तो हम क्या, 90/100 गुना 90/100 5 बार करते तो यहाँ पावर 5 आता। तो ये जो टाइम है ना, ये पावर में आता है, ये टाइम हमको निकालना है। ये पावर क्या है? एक्स है। ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखिए कि 2 जीरो से तो गया इधर, ठीक है। तो 90/100 आप यहाँ अगर लिखे तो 9/10 इसको आप लिख सकते हैं, तो 9/10 पे पावर कितना है? एक्स है। और इधर कितना है? 364,500, 3,645 बटे, और कितना है नीचे में? 5,000 है। इसको अगर आप 5 से काटे तो 5 7 35, नहीं, 7 बार में तो ये जाएगा नहीं। हाँ, 35 जाएगा 7 बार, 5 7 35, एक बचा, 5 दूना 10, 5 9 45। और इसको 5 से काटे तो ये क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, और 1,000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 9/10 का क्यूब। तो देखिए, 9/10 पे पावर एक्स, और इधर 9/10 पे पावर क्यूब है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया 3 ईयर्स। यही आपसे तो पूछा जा रहा है कि कितने साल में, तो कितने साल में हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। देखिए, 139 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 139 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य से 80% रह जाता है। प्रत्येक वर्ष में इसका मूल्य क्या हो रहा है? 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? 80% का मतलब होता है 4/5। 80% को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5, यानी 5 अगर मूल्य था तो कितना रह गया? 4। और 3 साल तक यही होता रहा, 5 से 4 होता रहा। 5 से अगर 4 3 साल तक होता रहा है तो क्या हो गया? 125 अगर उसका मोल था तो कितना होगा? 4 चौके 16 चौके 64। क्लियर है? अब आपको क्या बोला गया है कि 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालना है, यानी 64 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और स्कूटर का मूल्य 25,125 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है।
जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे करेंगे भाग। तो 25,000 में वैल्यू दिया हुआ है 125 यूनिट का, 125 से भाग, और जिसका वैल्यू निकालना उससे करेंगे गुना। यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। अगर आप यहाँ से 25 से काटिएगा तो 25 5 बार में जाएगा, और यहाँ से कितने बार में जाएगा, 1000, और यहाँ से कट जाएगा 200 बार में, और यहाँ से 64 दूना 4 दूना 8, 12,800 रुपये, ऑप्शन डी। 140 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 140 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? ठीक है ना। 10% प्रतिवर्ष घटता है, 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 में से एक घट गया तो 9 बचा। 10% को 1/10 लिखते हैं, 1/10 का मतलब 10 में से एक घट रहा है, तो 10 से घटा एक तो 9, फिर दूसरे साल 10 से 9 हो गया, और फिर तीसरे साल 10 से 9 हो गया। तो कुल मिला के जो 1,000 रुपये का सामान था, 3,000 में उसका 729 यूनिट वैल्यू रह गया। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य यानी अभी का दिया हुआ है, 729 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 87480 का वैल्यू किसके बराबर, 729 के बराबर पूछा जा रहा है, 100,000 यूनिट का वैल्यू। ये आपका क्या होगा? ये आपको गुना भाग कीजिए, और गुना भाग कीजिएगा तो ये इसको काटेगा 120 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 120123। यानी आपका 1,20,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था, या फिर 3 साल पहले का मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 141 का। अगला सवाल में बोला जा रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है। ठीक है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब होता है कि घट रहा है, 10% वार्षिक, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो वही सेम चीज है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो 3 वर्ष बाद का मूल्य निकालने के लिए 10% घट रहा है, तो 10 से कितना जाएगा, 9, फिर 10 से कितना जाएगा, 9, और फिर 10 से कितना जाएगा, 9। यानी 1,000 यूनिट का जो वैल्यू था वो 729 पे आ गया। और एक मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी आपको 1,000 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कि 3 साल पहले खरीदा में कितना था, तो 2 लाख इसका वैल्यू है। 1,000 का वैल्यू है, तो 1,000 से भाग निकालना किसका है, 729 का वैल्यू निकालना है, तो गुना 3 गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, और 7 दूनी 14, जीरो कितना, 2 जीरो। तो 1,45,800, 1,45,800, ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 142 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा और उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? देखिए इसमें समय पूछा है, समय आपसे पूछा है कि कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। अब 72,900 रुपये में खरीदा है, और इस पे प्रत्येक साल कितना हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, किस पे, भूखंड पे। और भूखंड से इतना में खरीदा, 10% का वृद्धि मतलब 110 हो रहा है, 110% हो रहा है, 110% मतलब 110/100। और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। इसको आप यहाँ लिखिए थोड़ा जगह। जो भूखंड है वो है 72900 का, और हर एक साल 110% हो रहा है, यानी 110/100 हो रहा है। और जो बिल्डिंग है वो है 133,100, 1,33,100, और इस पे हर एक साल 10% की कमी हो रही है। तो 10% की कमी मतलब क्या हो गया, 10% की कमी मतलब 90%।
यानी 90/100। कितने समय बाद? तो हम मान लेते हैं x वर्ष बाद, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये कट गया। अब 110 और यहाँ क्या है 90/10। अब आप क्या कीजिए कि 110 बटे, अब इसको इधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए। ये कितना होगा देखिए, 11/10 पे पावर x। ये x क्यों दिए हैं कि अभी पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जब आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पता तो है नहीं कितने समय में, तो मान लेते हैं कि 2 साल 3 साल, ये तो कुछ मान सकते हैं, तो हम मान लिए x साल। ठीक है ना, इसीलिए पावर। और पावर क्यों यहाँ आता है आप पिछला क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, अब इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा 9/10 पे पावर x। देखिए पावर दोनों पे सेम है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11/9। 11/9 पे पावर क्या हो जाएगा x। अब आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1331 है और यहाँ 729 है। 1331 1331 है, बट्टे में क्या होगा 729। 1331 होता है 11 का क्यूब और 729 होता है 9 का क्यूब। तो 11/9 का क्यूब लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 ईयर्स। यानी 3 साल में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 3 साल में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक वर्षांत यानी वर्ष के अंत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ मतलब वर्ष के आरंभ में 2004 के आरंभ में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। तो 2006 के अंत में कब होगा? 2006 के अंत में पूछा गया है, इसका मतलब, अच्छा देखिए 2004 के आरंभ से 2006 के अंत का पूछा गया है, इसका मतलब कितने साल का बात हुआ। आप अगर ऐसे देखिएगा कि 4 से 6 तो आपको लगेगा कि 2 साल का बात हो रहा है, लेकिन 2 साल का बात नहीं हो रहा है। मतलब 2004 के जनवरी से लेके 2006 के दिसंबर का बात हो रहा है। तो 2004 से जनवरी 2005 जनवरी तक जाइएगा 1 साल हुआ। 2005 के जनवरी से 2006 के जनवरी जाइएगा 1 साल हुआ, और 6 के जनवरी से 6 के दिसंबर जाइएगा फिर तो 1 साल, मतलब टोटल 3 साल का बात हो रहा है। और हर एक साल 10% की वृद्धि होती है, यानी 10 से क्या हो जा रहा है 11। हर एक साल 10 से क्या हो जा रहा है 11। तो 1000 से कितना हो गया 1331 हो गया। ठीक है, और आपको बोला गया है कि 2014 के 2004 के आरंभ में कितना था 21,444। यानी 21,444 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 21,000 है। किसका है ये वैल्यू, ये 1000 यूनिट का वैल्यू है। निकालना क्या है 1331 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये कट गया। अब इसको आप गुना भाग कीजिए, जितना आंसर आएगा वो आंसर कीजिए। ये आंसर आपका आएगा, जो भी आंसर आएगा इसको आप गुना भाग करके आपका वो फाइनल आंसर आए। जरूरी नहीं कि इस चारों में हो सकता है नन ऑफ दिस भी हो, ठीक है ना। तो आप इसको गुना भाग कीजिए और आंसर लाइए। अगला सवाल आपका है कि 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो मतलब होता है 1/8। तो ये आपको दिया हुआ कि प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से अधिक है। तो जो कतार है और जो स्तंभ है, तो स्तंभ में अगर 8 है तो कतार में कितना होगा 9। अगर स्तंभ में 8 है तो उसमें 12.5% अधिक यानी 1 अधिक, तो 9 हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों की आपको बोला गया है कि 72 बच्चों की एक कक्षा में, अगर कतार में, खतरा हो गया, अगर कतार में अगर कतार में 9 बच्चे हैं और स्तंभ 8 है, मतलब रो और कॉलम का बात हो रहा है, तो टोटल वैल्यू हम लोग क्या करते हैं रो इंटू कॉलम और कतार इंटू स्तंभ। तो 9 गुना 8 कीजिएगा तो 72 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 72 दिया हुआ। तो पूछा क्या गया प्रत्येक कतार में, कतार 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू 9 होगा, सीधा आंसर। या आप बोल सकते हैं कि ये जो 72 वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया है 72 यूनिट का।
तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालना, सीधा 9 आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 बच्चा। 145 नंबर का सवाल देखिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। 10% का वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 1/10। तो पहले अगर भुजा 10 था तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्षेत्रफल कितना होगा? 100। अब 1 का वृद्धि कर दिए तो भुजा कितना हो गया? 11। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 121। कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। कितने में? 100 में। तो परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना, 100 कैंसिल। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 21% की वृद्धि हुई। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला सवाल देखिए। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की है। लंबाई में 10% का वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। 1/10। देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना, पहले क्या किया? लंबाई में 10% की वृद्धि की है, तो लंबाई को क्या किए? 10 से कहाँ ले गए? 11 पे। और चौड़ाई 10% कम किए, तो 10 से कहाँ आ गया? 9 पे। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी पहले अगर क्षेत्रफल 100 था तो अब कितना हो गया? 99। कितना कम हुआ? 1। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे वैल्यू क्या होगा? 1% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। आपका आंसर होगा बी। ठीक है ना। या नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं कि 100 पे वैल्यू कम हो रहा है, तो 100 पे जितना वैल्यू कम होता है वही परसेंटेज होता है। तो 100 पे कितना कम होगा? 1। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 1%। 147 का देखिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल 30% वृद्धि, मतलब 3/10। 10 से कितना वृद्धि कर दिए? 3 वृद्धि करके 13 कर दिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पहले 10 था तो 10 का स्क्वायर 100। अब 13 कर दिए, 13 का स्क्वायर 169। 100 पे बैठ के कितना हो गया? 69 बढ़ा। यही आपका आंसर होगा, 69%। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को आप 30% बढ़ा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? 69% इंक्रीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक होगा? लंबाई और चौड़ाई में क्या किए हैं? 10%, 40% और 30% का वृद्धि किया है। तो देखो यार, लंबाई 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। यानी लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई 5 से कितना हो गया? 7। चौड़ाई कितना है? 30%। 30% होता है 3/10। यानी अगर चौड़ाई 10 था तो 30% क्या हो गया? वृद्धि ही की है ना, तो 13 हो गया। गुना कर दो। 50 से कितना हो गया? 91। कितना बढ़ा? 41। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? ये दो गया। यानी आपको आंसर कितना आ गया? 82%, ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। 20% का मतलब 1/5। तो लंबाई पहले क्या? लंबाई में वृद्धि की है, यानी लंबाई 5 से हो गया 6। ये लेंथ है और ये ब्रेथ, और ये क्षेत्रफल होगा इधर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उसके बाद क्या किया है? चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया, तो चौड़ाई 5 से कितना हो जाएगा? 4। तो 25 से कितना हो गया? 24। कितना कम हो गया? 1। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे क्या होगा वैल्यू? ये आप खींचिएगा 4, यानी 4% कम हो गया। ठीक है ना। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और वहां से भी आंसर ला सकते हैं कि 20% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20 गुना 20/100। यहाँ से काटिएगा तो 20 - 24 हो जाएगा।
यानी -4 का मतलब हुआ 4% की कमी। तो डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, या ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? देखिए बोला जा रहा है कि एक आयत का लंबाई 60% वृद्धि कर दिया है, तो चौड़ाई को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्षेत्रफल इसका पूर्वता रहे, मतलब क्षेत्रफल जैसा पहले था वैसा अभी रहे। लंबाई में 60% का वृद्धि कर दिया मतलब 3/5। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई 5 से कितना हो गया 8। तो चौड़ाई देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, या फिर कुछ किसी इस टाइप का सवाल आता था कि कोई आदमी अपना क्या कर रहा है कि कुछ उपयोग बढ़ा रहा है किसी भी सामान का, लेकिन उसका खर्च समान रहे। तो जब भी ऐसा आपको सवाल है कि क्षेत्रफल समान रहे, खर्च समान रहे, तो आप सीधा समझिए कि जो रेशियो आपका लंबाई का दिया गया है ना, उसका उल्टा रेशियो क्या होगा? चौड़ाई का होगा। सिंपल बात है। जो रेशियो लंबाई का दिया हुआ है, इसका उल्टा रेशियो क्या होगा? चौड़ाई का होगा। रेशियो लंबाई का क्या है? 5:8, तो चौड़ाई का रेशियो क्या होगा? 8:5। अब देखिए कि 5 गुना 8 कीजिएगा तो 40, और 8 गुना 5 कीजिएगा 40। क्षेत्रफल देखिए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन आपको क्या बोला गया है कि चौड़ाई को क्या किया गया है? आप इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि चौड़ाई पहले कितना था? 8। पहले अगर चौड़ाई 8 था, अब कितना हो गया? 5। तो कितना आप कम किए? 8 से कहाँ आए? 5 पे आए, तो कितना कम किए? 3। कितने पे? 8 पे। तो 100 पे वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 3/8 होता है मेरे ख्याल से 37.1/2%। तो आप अपने चौड़ाई को कितना परसेंट कम कीजिएगा? तो 37.1/2% कम कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 151 नंबर का सवाल देखिए। 151 नंबर के सवाल में क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी। 50% का मतलब होता है भैया 1/2। यानी अगर त्रिज्या ओरिजिनल 2 था ना, उसमें वृद्धि कितना हुआ? 1, तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3। तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना? मतलब आर का वैल्यू पहले आप क्या लीजिए? 2। त्रिज्या कितना लीजिए? ओरिजिनल 2। तो 2 का स्क्वायर, तो पहले अगर 4 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3। तो 3 का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर 9। 4 से कितना पहुंचा? 9। 5 का वृद्धि हुआ कितने पे? 4 पे, तो 100 पे क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 125% का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पाई क्या है? पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट आपका आएगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जो चेंज हो रहा है वैल्यू, बस उसको कंसीडर कीजिए। आप अगर पाई यहाँ भी रखिए, पाई यहाँ भी, तो यहाँ भी 4 पाई होगा, 9 पाई होगा। आप घटाइएगा तो कितना होगा? 5 पाई। 5 पाई कम होगा किस में? 4 पाई में। तो पाई और पाई बेसिकली यहाँ कैंसिल ही हो जाना है, तो इसीलिए हम लोग पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। जो वैल्यू चेंज होता है, आर का वैल्यू चेंज होगा, तो बस आर के वैल्यू पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये खत्म हो गया। चलिए, तो चलिए ठीक है, अभी 151 तक रखते हैं। अब अगला पार्ट में ये हमारा पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, वो 170 तकरीबन क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा। तो आप एक बार जरूर इस सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सब खुद से ट्राई कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आपको लगे कि यहाँ डाउट है कैसे हो गया, तो आप कमेंट में, बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगर जैसे आपको मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम या इस वीडियो के किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी डाउट हो रहा है, समझने में कठिनाई है, तो आप उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो जब हम बनाएं तो आपका वो डाउट क्लियर कर दे। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे करेंगे हम लोग काम।